हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। नया वीक शुरू हो चुका है। पिछले वीक में काफ़ी ब्रेक्स आए, इनफैक्ट कई वीक से ब्रेक्स आ रहे हैं। इस वीक से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस को फिर से स्केड्यूल पे लाया जा सके, शाम को 6 बजे आपको एक क्लास मिल जाए। आज का आर्टिकल लिखा हुआ है एक बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे। बिहार के अंदर विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें 65 लाख ऐसे वोटर्स थे जिनके वोट पड़े ही नहीं। पढ़े तो क्या, इनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। अब क्यों नहीं था, कैसे नहीं था, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, साथ में इंग्लिश सीखनी है अपने को। मेन ऑब्जेक्टिव अपना ये है कि रीड करते हुए ग्रामर को और वोकैब को साथ में ले चलें, इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को कवर करें। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी रोल रिकॉल। रिकॉल करना क्या होता है? देखिए, कॉल मतलब बुलाना, रिकॉल मतलब फिर से बुलाना। पहले किसी को भेज दिया फिर वापस बुला लिया। और रोल का मतलब क्या होता है? देखिए, रोल होता है किसी भी चीज़ का गोल किया हुआ, गोल शेप के अंदर किसी चीज़ को जब आप मोड़ देते हो ना, पेपर वेपर को, उसको रोल बोलते हैं। आपने वो रोल रैप खाए भी होंगे, है ना, पनीर रोल, इस तरह के रोल। किसी आप रोटी को उसमें गोल गोल करके बीच में पनीर भर देते हैं। तो रोल मतलब बेलन के आकार के अंदर मुड़ी हुई कोई चीज़। और यहाँ पे बात हो रही है इलेक्शन रोल की या फिर इलेक्शन लिस्ट की, जिसके ऊपर सभी वोटर्स के नाम होते हैं और उसको रोल करके जो है रखा जाता है। कह रहा है जी रोल्स को रिकॉल किया जाएगा, इलेक्शन रोल्स को फिर से देखा जाएगा कि उसमें 65 लाख वोटर्स के नाम क्यों नहीं है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन हाईलाइट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज प्रोसीजरल फेलियर्स। कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन क्या होता है? किसी का बीच बचाव, दखल अंदाजी किसी मामले के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की जो दखल अंदाजी इस मामले में या बीच बचाव है वो हाईलाइट करता है या हमें दिखाता है। और क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ईसी के प्रोसीजरल फेलियर्स को, ऐसी नाकामयाबी को जो प्रोसीजर के अंदर हुई है। भाई आपने 4-5 करोड़ लोगों का वोट पड़वाना था, उसमें 65 लाख लोग बाहर निकल गए, लगभग 20% मान लो। तो हर 10 में से 2 आदमी का वोट की लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये एक प्रोसीजरल फेलियर है, आपकी प्रोसेस में, प्रोसीजर में कोई ना कोई कमी थी। चलिए इंटरवेंशन देख लेना, बीच बचाव को बोलते हैं। वर्ब है इसकी हाईलाइट्स। हाई मतलब ज़्यादा, लाइट मतलब रोशनी। जब किसी चीज़ पे ज़्यादा रोशनी मारे, फोकस डालें, सबकी नज़र में लाएं, तो उसको हाईलाइट करना बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप जानते हैं, इसको आसान भाषा में आप ईसी या ईसीआई बोल देते हैं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूँ मैं आपको। 5 वर्ड्स हैं अपने पास, शुरू में उनको एक साथ देख लो। क्लास अच्छी लगती है, काम आती है तो ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देना इसको। इससे हमारा मनोबल बना रहता है इन क्लासेस को लाने का। वाईटी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है। अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो। इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन यूपीएससी, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे। एडवांस मैनर में एसए, प्रेसी, आंसर्स को कैसे डील करना है, ये सब का सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पहला वर्ड है लूप होल। इस वर्ड की फील लेनी है ना आपको, तो कभी सड़क पे पानी भरा हो और आप उस पर निकल जाओ तो आपको डर लगेगा, खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपको डर लगेगा कि कोई खड्डे के अंदर मेरी गाड़ी ना घुस जाए। सड़क पे पानी भरा हुआ है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, चलते चलते मेरी गाड़ी या मेरा पाँव किसी खड्डे में ना घुस जाए। तो वो खड्डा जो होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता, पानी के नीचे छुपा होता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में लूप होल। लूप होल एक स्केप रूट भी होता है। भाई कोई सिस्टम आपने बनाया हुआ लेकिन उसमें कुछ गड्ढे छोड़ दिए, जिसका कोई भी आदमी फायदा उठा लेगा जो समझदार होगा या तेज होगा।
तो ऐसे स्केप रूट को, बच निकलने के रास्ते को, या किसी सिस्टम की कमी को भी लूप होल बोलते हैं। सड़क पे गड्ढे का कोई काम नहीं है, अगर गड्ढा वहां पे है तो किसी सरकारी अफसर की या नेता की कमी की वजह से गड्ढा है। रिच पीपल ऑफ्टन गेट अवे विद देयर क्राइम्स यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ। अमीर लोग जो हैं, रिच जो हैं, अक्सर वो गेट अवे करते हैं या बच निकलते हैं। गेट अवे विद करना, किसी काम को करके बच निकलना। और किस चीज़ से बच निकलते हैं? अपने गुनाहों से, कानून के लूप होल्स को, कमियों को, छोटे छोटे गड्ढों को इस्तेमाल में लेके यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ। ये वर्ड देखना, ऑफ्टन, इसको ऑफन भी बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये टी साइलेंट होता है, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ जाओगे तो टी नहीं बोला जाता। अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ्टन बोल देते हैं, टी को साथ में प्रोनाउंस करते हैं। फर्क कोई नहीं है, जो मर्जी यूज कर लो। चलिए, किसी चीज के अंदर की कमी को, ना दिखने वाले गड्ढे को लूप होल के साथ साथ लैप्स, लैक्यूना, शॉर्टकमिंग, फ्लॉ, इन सभी वर्ड से भी बताया जाता है। हिंदी में इन सब का मतलब है कमियां। तो आज लैक्यूना नाम का वर्ड यू विल सी इन टुडेज आर्टिकल। चलिए, लैक्यूना का प्लूरल कैसे बनाओगे? जिन बच्चों के बेसिक्स हो चुके हैं उनको अच्छे से आता होगा, करके बताओ मुझे कमेंट्स में। लैक्यूना, फॉर्मूला, ये सारे ऐसे अजीब वर्ड्स अंग्रेजी में जिनका प्लूरल जो है एस लगा के नहीं बनता, ठीक है। डालना कमेंट्स में जिनको याद हो। अगला वर्ड अपने पास कॉर्नर स्टोन। स्टोन यानी पत्थर, कॉर्नर यानी किनारा। अब किनारे का पत्थर कौन सा होगा? कोई भी इमारत, मंजिल, घर, मकान, दुकान देखोगे आप, उसके चार किनारों पे चार बड़े बड़े पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी इमारत वो टिकी होगी। उन पिलर्स के बिल्कुल नीचे जो पत्थर पड़ा है वही कहलाता है नींव का पत्थर। समझ गए ना? चार पिलर्स पे कोई इमारत टिकी हुई है, चार पिलर्स के नीचे बड़े बड़े पत्थर होंगे जिनके ऊपर पूरी इमारत का वजन आएगा। तो कॉर्नर स्टोन यानी किसी चीज का आधार या फाउंडेशन। हार्ड वर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। हार्डवर्क या मेहनत जो है वो कॉर्नर स्टोन है, आधार है, फाउंडेशन है सक्सेस का, मेहनत का जो है, कामयाबी का। कॉर्नर स्टोन को मेन स्टे भी बोलते हैं। स्टे का मतलब है बने रहना, मेन मतलब प्राइमरी। तो वो पत्थर, वो फाउंडेशन जिसके ऊपर इमारत बनी हुई है, स्टे करती है, मेन स्टे बन जाएगा। बेड रॉक, वो वाली रॉक जो इमारत के बेड में है यानी बिस्तर में है। समझ पा रहे हो आप? आधार ही बोलेंगे ना, फाउंडेशन। नेक्स्ट वर्ड अपने पास मैकेनेशन। देखो लिखा गया है ये मशीनेशन, बोला जाता है इसको मैकेनेशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यूरोप का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट था मैकियावेली, है ना, इटालियन था। जैसे अपने चाणक्य थे ना, वैसे यूरोप में चाणक्य कहते हैं मैकियावेली को। उनकी स्पेलिंग से वर्ड बनाया गया है। मैकियावेली जिस तरह के काम करते थे, कैसे काम करते होंगे वो, चालाकी भरे, दांव पेच, पैंतरे, चाणक्य वाले। तो मैकियावेली से मैकेनिशन नाम का वर्ड बनाया है, उनकी स्पेलिंग से ये वर्ड बना हुआ है, इसलिए मशीन जैसी, है ना, स्पेलिंग बनी हुई है। और इस वर्ड का मतलब होता है दांव पेच, टैक्टिक्स, मैन्यूवर, पैंतरेबाजी, है ना। द पार्टी वॉज अक्यूज्ड ऑफ सेवरल मैकेनेशंस। पार्टी पे आरोप लगे थे बहुत सारे दांव पेचों के। और क्यों? टू सिक्योर द इलेक्शंस, इलेक्शंस को सिक्योर करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए। सिक्योर का मतलब महफूज करना, सुरक्षित करना भी होता है, और किसी डील को, कॉन्ट्रैक्ट को, इलेक्शन को जीतना भी कहलाता है। सिक्योर द डील यानी डील को जीत लेना, इलेक्शन को जीत लेना। चलिए, दांव पेच के लिए प्लॉटिंग, कबाल, कॉन्स्पिरेसी, गैम्बिट। और एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है हाथ की सफाई, ठीक है, पैतराबाजी या हाथ की सफाई। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, एक और वर्ड अपने पास इन्यूमरेट। देखने में अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन बड़ा आसान है याद करना। इसमें वर्ड आ रहा है बीच में नंबर। नम देख रहे हो, NUM, ये नंबर से बना हुआ वर्ड है। इन्यूमरेट का मतलब होता है किसी चीज को साफ शब्दों में, आंकड़ों में बताना। जैसे आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो मैं आपसे बोलूंगा यार बहुत सारे का क्या मतलब है? हो सकता है तुम्हारे लिए 50 बहुत हो और मेरे लिए 100 कम हो। आप इन्यूमरेट करो, नंबर्स में बताओ। द रिपोर्ट इन्यूमरेट्स द इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड डेथ्स दैट वर कॉज्ड बाय सबस्टैंडर्ड मेडिसिन्स। ये रिपोर्ट जो है इन्यूमरेट करती है, साफ शब्दों में या नंबरों में बताती है उन सारी घटनाओं को जो है बच्चों में मौतों की, और वो मौतें दैट जो कॉज्ड हुई थी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन की वजह से, खराब दवाइयों की वजह से। चलिए, इनमरेट को टेबुलेट करना भी बोलते हैं, क्योंकि नंबर टेबल में लिखे जाते हैं जनरली। टेबल वेबल बनाओगे, नंबर डालोगे उसमें, है ना, आइटमाइज करना, काउंट करना। आज ये वर्ड इनमरेट यू विल सी इन टुडेज आर्टिकल। लास्ट वर्ड है अपने पास वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है कोर्ट का फैसला।
कानून की अदालत में लिया गया कोई भी निर्णय, डिसीजन। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ वर्डिक्ट ऑन द मैटर। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है या डिसीजन ले लिया है पूरे मामले पे। वर्डिक्ट के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी में एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन वर्ड बना है एडजुडिकेट नाम की वर्ब से। एडजुडिकेट करना यानी किसी मामले पे पंचायती करना और फैसला देना, दो मामलों के झगड़े को सुलझाना, बीच बचाव करना, पंचायती करना इसी को बोलते हैं ना। तो एडजुडिकेट पंचायती करके फैसला देना, एडजुडिकेशन फैसला जो दिया गया है। नाउन एडजुडिकेशन, वर्ब है एडजुडिकेट। डिटेल में करवा रहा हूं इसलिए क्योंकि आज एडजुडिकेट नाम की वर्ब को, फैसला लेना, इस वर्ब को आप आर्टिकल में देखेंगे। चलो, कभी वर्डिक्ट कभी डिक्री, है ना, सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं। जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे होंगे। देखो जी, समरी ये है, बिहार में होने वाले इस साल चुनाव विधानसभा के, और चुनावों से पहले वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लगभग 7.5 करोड़ वोटर होंगे बिहार में, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इस लिस्ट में से 65 लाख वोटर्स के नाम गायब हैं। और ये पता कैसे लगा? ये पता इलेक्शन कमीशन के थ्रू नहीं लगा, सिविल सोसाइटी के थ्रू पता लगा। आपके और मेरे जैसे लोग जब मिल करके समाज में रुचि लेते हैं, इलेक्शंस में रुचि लेते हैं, एनजीओ वगैरह बैठते हैं जब, तो उनके एनालिसिस में पता लगा कि 65 लाख लोगों के नाम गायब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पहले तो पूछा कि नाम कैसे गायब है, फिर इनको ये बताया कि अगर नाम गायब है तो उनकी लिस्ट पब्लिश करो और हर नाम के आगे लिख करके बताओ कि उसका नाम क्यों गायब किया आपने। इलेक्शन कमीशन को बात माननी पड़ी, वो लिस्ट वो उन्होंने पब्लिश की अपनी वेबसाइट पे, और हर वोटर के आगे कुछ रीजन भी लिखे हैं। कहीं पे लिखा है कि वो वोटर मर गया, या कहीं पे लिखा है वो देश के बाहर, जो है बिहार के बाहर चला गया काम करने। लेकिन इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने अपने आप से लिस्ट क्यों नहीं पब्लिश की, अपने आप 65 लाख लोगों के नाम क्यों हटा दिए। दूसरा, औरतों के नाम ज़्यादा हैं, आदमियों के नाम कम हैं। औरतें कम माइग्रेट करती हैं, हमें पता है, आदमी ही ज़्यादा माइग्रेट करते हैं मजदूरी वगैरह के काम के लिए। डेथ रेट भी आदमियों में ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ये लिस्ट भी जो है पूरी भरोसेमंद नहीं लगती है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इतना बड़ा इलेक्शन है, इसको भरोसेमंदी के साथ करवाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इस तरह के अपारदर्शी कामों की वजह से लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस से विश्वास कम होता है। चलो अब डिटेल में देखेंगे आर्टिकल को। टोन आज के क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है, डिसअप्रूविंग, अपने रोष को जता रहा है इलेक्शन कमीशन के जो है कामगिरी पे, कामकाज पे। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, एक बार इसकी रीडिंग लो और खुद से देखो आप कितना पढ़ पा रहे हो, फिर मेरे साथ शुरू करना। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज करें, पढ़ें इसको। चलिए, कह रहा है इन व्हाट मस्ट बी सीन एज अ रैप ऑन द नकल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ECI, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ordered it to publish the names of 65 लाख वोटर्स excluded from बिहार्स ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ लो। देखो, इन वट ये स्ट्रक्चर करवाई हुई है आपको। इन का मतलब है अंदर, वट का मतलब है ऐसी चीज। तो इन वट का मतलब है जी एक ऐसी घटना में, एक ऐसी चीज में। कौन सी घटना? जो देखी जानी चाहिए, मस्ट बी सीन, एक रैप ऑन द नकल की तरह। रैप का मतलब होता है टपकी और नकल का मतलब होता है टखना। आपको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, आपके हाथ पे, हथेली पे, टखने पे किसी ने थपकी मारी है, यानी ऐसी पनिशमेंट मिली है जो सिर्फ नाम भर की है, दिखाने के लिए, आपको दर्द नहीं हुआ उसका। कह रहे एक ऐसी घटना में जिसको देखा जाए कि एक दिखाने वाली वो पनिशमेंट है जिसमें ज़्यादा पेन ना हुआ हो, और पनिशमेंट मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कह रहे इसमें हुआ ये, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ना रैप ऑन द नकल करते हुए इलेक्शन कमीशन पे इसको ऑर्डर किया कि ये पब्लिश करे उन सभी नामों को जो है 65 लाख वोटर्स के। और कौन वोटर्स है भाई ये 65 लाख? जो एक्सक्लूडेड हैं, जो बाहर निकले हुए हैं बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से। इलेक्टोरल रोल यानी वो वाला रोल, वो वाली लिस्ट जिसमें सभी वोटर्स के नाम होंगे। ड्राफ्ट का मतलब है जो अभी कच्ची लिस्ट है, पूरी बनना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हल्की सी लताड़ लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताया, ये कहा या ऑर्डर दिया कि 65 लाख लोगों के नाम आपने चुपचाप गायब कर रखे हैं। आप सबसे पहले इनकी लिस्ट पब्लिश करो और बताओ कि ये कौन लोग थे, और साथ में क्या दो, पब्लिश द नेम्स ऑफ दीज पीपल एंड द रीजन्स, साथ में रीजन भी बताओ, फॉलोइंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज।
और ये सारा काम हुआ है एक SIR नाम की एक्सरसाइज या कार्रवाई के बाद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इलेक्शन कमीशन खुद करवाता है, ये खुद अपनी प्रोसेस को चेक करता है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो उसी में पता लगा 65 लाख लोगों के नाम गायब हैं, सिविल सोसाइटी ने शोर मचाया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि आप इनके नाम और रीजन बताओ क्यों गायब हैं। मीनिंग समझ आया सेंटेंस का? अब स्ट्रक्चर देख लो। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट का मतलब है एक ऐसी चीज, एक ऐसी घटना। इन व्हाट मैंने आपको बताया हुआ ना, एक ऐसी घटना में, एक ऐसे वाक्य में। व्हाट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है मस्ट बी सीन पैसिव वॉइस में। एक ऐसी चीज जिसको देखा जाए, मस्ट बी सीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वर्ब है इनकी ऑर्डर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और कुछ देखने वाला है? फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में। फॉलोइंग को आसान भाषा में बोल सकते हैं आफ्टर। चलो अब ये देखना, रैप ऑन द नकल्स। देखो, मारा थप्पड़ मारा जाए कान के नीचे तब होता है दर्द। रैप ऑन द नकल्स क्या होता है? ऐसा थप्पड़ है जो लग भी गया लेकिन हाथ के अंगूठे पे मारा है ना, उंगली पे मारा किसी ने। तो ये ऐसी पनिशमेंट है जिसमें दर्द नहीं होता, बस आपको दिखाने के लिए हो। इसका एक और फॉर्म होता है रैप ऑन द रिस्ट। समझ गए ना? नकल और रिस्ट यूं समझ लो हाथ के ही पार्ट हैं दोनों। रिस्ट मतलब कलाई, नकल मतलब उंगलियों के टखने। रैप का मतलब होता है थपकी। इनसे मिलती जुलती एक और इडियम है, इन दोनों का मीनिंग तो सेम हो गया। रैप ऑन द नकल, रैप ऑन द रिस्ट तो सेम हो गया। एक मिलती जुलती और इडियम है शॉट इन द आर्म। शॉट का मतलब क्या होता है? वही थपकी। और आर्म मतलब बाजू। जब किसी की बाजू में आप थपकी मारते हैं ना, तब आप उसको पनिशमेंट नहीं देते, उसको बढ़ावा देते हैं, है ना? आप किसी को बोलते हो ना, भाई चलो चलो मेहनत करो आगे बढ़ो, एक बाजू में थपकी मार के। तो शॉट इन द आर्म एनकरेजमेंट के लिए यूज होता है, ये अलग इडियम है। रैप ऑन द नकल्स या रिस्ट का मतलब है हल्की सी पनिशमेंट। तीनों इडियम्स याद रखना, लॉजिकली समझा दिए आपको। चलिए, कह रहा दैट इट रिक्वायर्ड द कोर्ट टू कंपेल द ECI to follow the basic principles of natural justice for these voters underscores the pressing lacunae in the institution's conduct of the SIR and the presumptuous and hasty manner of its implementation। लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है। देखिए, सेंटेंस जब भी दैट से शुरू हुआ हो और उसके बाद में एक और प्रोनाउन लिखा हो या नाउन लिखा हो और उसकी खुद की वर्ब हो, तो समझ लेना दैट का मतलब है ये बात की। कह रहा जी दैट यानी ये बात की। कौन सी बात? कि इस पूरे मामले को जरूरत पड़ी, इट रिक्वायर्ड। और क्या जरूरत पड़ी? कोर्ट की जरूरत पड़ी कि कोर्ट कंपेल करे या मजबूर करे ECI नाम की संस्था को। और क्या मजबूर करे, किस काम के लिए? कि ECI जो है वो फॉलो करे बेसिक प्रिंसिपल को या मूल सिद्धांत को, जो है नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है सही न्याय। अगर आप 18 साल से बड़े हैं और बिहार के आप नागरिक हैं, तो बिहार के चुनाव में आपको वोट देने का मौका मिलना चाहिए, है ना? इसके लिए किसी कानून कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस है। कह रहा है कि ये बात कि इस पूरे मामले को जरूरत पड़ी कोर्ट की, कि कोर्ट आके कंपेल करे इलेक्शन कमीशन को कि वो मूलभूत सिद्धांतों को फॉलो करे नेचुरल जस्टिस के, सही न्याय के। और किन के लिए? इन वोटर्स के लिए, फॉर दीज वोटर्स। कह रहा है ये बात ही है ना अपने आप में, यही अंडरस्कोर करती है या हाईलाइट करती है। अंडरस्कोर हाईलाइट एक ही बात है, रोशनी देना उस प्रेसिंग लेकुने पे, उस बहुत जो है डिमांडिंग जो है कमी पे। लेकुना याद है? लेकुना का प्लूरल है लेकुने, पीछे ई लगा दो। तो उस प्रेस करने वाली या दबाव डालने वाली कमी पे अंडरस्कोर करती है, जो इस इंस्टीट्यूशन के या ECI के कंडक्ट में है। और कंडक्ट किसका है? SIR का। कंडक्ट यानी किसी काम का एग्जीक्यूशन। तो SIR को इसने कैसे करवाया, इसी चीज के अंदर कमियों पे जोर देती है और उस मैनर पे भी जोर देती है जो उसके इंप्लीमेंटेशन का है। और मैनर या तरीका है बड़ा ही प्रिजम्पशियस और हेस्टी। हेस्टी का मतलब है जल्दबाजी में किया गया, प्रिजम्पशियस का मतलब है दबंगई से किया गया कोई काम, एरोगेंट या बोल्ड मैनर में किया गया कोई काम होता है प्रिजम्पशियस। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, स्ट्रक्चर आप इसकी देख लो, मीनिंग निकाल लिया आपने। दैट की वर्ब है अंडरस्कोर्स। ये बात की, और बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच बचाव करना पड़ा। ये बात ही दिखाती है कि बहुत ज़्यादा प्रेसिंग या दबाव डालने वाली कमियां हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के या इस ECI के कामकाज में या कॉन्डक्ट में, जो है SIR नाम की इस एक्सरसाइज का। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके में भी, मैनर में भी बहुत कमियां हैं। और वो इम्प्लीमेंटेशन जो हिस्ट्री है, बड़ा जल्दबाजी में किया है इसने, और प्रिजम्पशियस है, बड़ी दबंगई के साथ किया है ना? बस मैं करूँगा, मेरे हिसाब से करूँगा, मुझसे मत पूछो, ये होता है प्रिजम्पशियस। चलिए
सब्जेक्ट वर्ब आपने देख ही लिया है ना, दैट की वर्ब है अंडरस्कोर्स। दैट की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, याद रखें। जब भी इस तरीके से दैट का इस्तेमाल करो ये बात की वाला मीनिंग आए। लेक्यूना सिंगुलर, लेक्यूने प्लूरल। फॉर्मूला सिंगुलर, फॉर्मूला सिंगुलर, फॉर्मूले प्लूरल। ठीक है, तो स्पेशल वर्ड्स अंग्रेजी में जिनके आगे ई लग करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। प्रिजम्पशन यानी पहले से ही आपने प्री प्लस में अज्यूम किया हुआ है। अज्यूम करना यानी मान बैठना, प्री मतलब पहले से, तो प्रिज्यूम करना यानी पहले से ही सोच लेना मेरा काम सबसे अच्छा है, मैं जो करता हूं वो बिल्कुल ठीक है। प्रिज्यूम करना यानी अपनी दबंगाई दिखाना, और प्रिजम्पशस यानी उसी दबंगाई से भरा हुआ कोई काम एडजेक्टिव फॉर्म में। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहां थोड़ा सा रुकेंगे, पहले आप इसको एक रीडिंग दें, आराम से पॉज करके जितना टाइम चाहिए हो टाइम लो और उसका मीनिंग निकालो, फिर मेरे साथ पढ़ना। ऑलराइट, कह रहा देयर हैज बीन no consolidated list of excluded electors whose names the ECI claims have been removed because they have died or are untraceable or have fake or duplicate entries। कह रहा जी वहां रही है कोई भी लिस्ट नहीं, कंसोलिडेटेड यानी मिली जुली एक साथ। कह रहा कोई भी मिली जुली एक बड़ी लिस्ट है ही नहीं, देयर हैज बिन नो लिस्ट। और किन की? ऐसे इलेक्टर्स की या वोटर्स की। इलेक्टर यानी जो इलेक्शन में वोट देगा, जो एक्सक्लूडेड हैं, जो बाहर निकाल दिए गए हैं इस पूरे एक्सरसाइज में से। और कह रहे ये वो वोटर्स हैं हुज नेम्स, जिनके नाम ईसीआई ऐसा क्लेम करता है, दावा करता है कि हटाए गए हैं क्योंकि वो या तो स्वर्गवासी हो गए हैं, दे हैव डाइड, या वो अनट्रेसेबल है, मिल नहीं रहे हैं, या उनकी फेक या डुप्लीकेट एंट्री है, उनके नाम पहले ऑलरेडी लिस्ट में थे। चलिए, कंसोलिडेटेड लिस्ट बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब बनेगी हैज बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। नेम्स की वर्ब है हैव बीन रिमूव्ड, पैसिव वॉइस में नाम हट गए हैं। ईसीआई की वर्ब है क्लेम्स। बिकॉज के बाद नया क्लोज शुरू हुआ, वर्ब है उसकी दे हैव डाइड, दे आर अनट्रेसेबल और दे हैव फेक एंट्रीज। कह रहा नो रीजंस हैव बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच नेम। कह रहा है हर नाम के आगे कोई रीजन भी नहीं लिखा गया, किसी का लिख दिया किसी का जोड़ दिया। कह रहा है डेटा एनालाइज्ड बाय द हिंदू एंड ग्राउंड रिपोर्ट्स हैव हाईलाइटेड सिग्निफिकेंट अनोमलीज। कह रहा है फिर अगर डेटा देखें ना, जो ये सारा इलेक्शन कमीशन का आया है, जिसको एनालाइज भी किया गया है हिंदू के द्वारा और ग्राउंड रिपोर्ट्स में जो हमें पता लगा, कह रहा है इन सब चीज़ों ने हाईलाइट किया है, रोशनी डाल के दिखाया है बड़ी बड़ी एनोमलीज को या एबनॉर्मेलिटीज को। अनोमली का मतलब क्या होता है? 2 और 2 कहीं पे 3 लिखा हो, अपने आप ही देख के पता लग जाए गलती है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो वैसे ही डेटा के अंदर साफ साफ गलतियां हमें दिखती हैं जब उनको जो अपने एनालाइज करते हैं। चलिए, डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट्स की वर्ब है हैव हाईलाइटेड, हाईलाइट करना, रोशनी डालना किसी चीज़ पे। सिग्निफिकेंट यानी बहुत बड़ा। अनोमली आपने देख लिया, एबनॉर्मेलिटी को बोलते हैं किसी चीज़ में, है ना, कुछ उल्टा पुल्टा हो, अनोमली कहलाता है। अब अनोमली क्या है? कह रहा है अ मच हायर नंबर ऑफ विमेन close to 32 lakh than men close to 25 lakh have been excluded despite more men having migrated and recent death rates having been slightly higher among men too। कह रहा है जी सबसे बड़ी गलती ये है, एक ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है, हायर नंबर है, और किसका? विमेन का, औरतों का। 65 में से 32 लाख। कह रहा है और किसके मुकाबले? मर्दों के मुकाबले। वो कितने हो गए? 25 लाख। कह रहा है जी ये जो 65-67 लाख जितना भी आंकड़ा है, इसमें से एक ज़्यादा बड़ा जो आंकड़ा है 32 लाख औरतों का, कह रहा है वो आंकड़ा जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है, या औरतों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और कह रहा है बावजूद किसके हुआ ये? डिस्पाइट हुआ है ज़्यादा और आदमियों के माइग्रेट करने के बाद भी, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद भी। और ये हुआ है बावजूद हाल में जो डेथ रेट है उनके स्लाइटली या थोड़े तौर पे हायर होने के बावजूद भी हुआ है जो आदमियों में है। अगर आदमी ही ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं काम करने, और आदमियों की डेथ रेट ज़्यादा है, उनकी डेथ्स भी ज़्यादा होती हैं, तो फिर आदमी ही लिस्ट में ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन लिस्ट में एनालिसिस करके क्या पता लगता है? औरतें 32 लाख हैं, हटाई गई हैं, जो आदमी है 25 लाख। तो ये अनोमली है डेटा के अंदर। चलिए, मच हायर नंबर की वर्ब है हैव बीन एक्सक्लूडेड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है, एक्सक्लूजन करना, एक्सक्लूड करना, बाहर निकालना। ठीक है, यहाँ लगा हुआ है परफेक्ट जीरेंड, आज नहीं करवाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। चलो, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो अपने को आज देखना है। कॉन्सेप्ट है अ नंबर और द नंबर का। आपने बहुत बार देखा होगा
द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, अ नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। क्यों आता है? याद करना आसान है, लेकिन लॉजिकली समझो इसको। देखिए, द नंबर का मतलब होता है आंकड़ा। आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ सकता है ना आंकड़ा भाई, तादाद या आंकड़ा जो है बढ़ रहा है। इस एरिया में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस एरिया इज राइजिंग, क्योंकि आंकड़ा तो बढ़ ही सकता है। लेकिन अ नंबर जो है ना, अ नंबर, ये एक एडजेक्टिव अंग्रेजी में। अ नंबर का मतलब होता है, देखो अ नंबर के बाद ऑफ भी लगा होगा। अ नंबर ऑफ समथिंग यानी अ लॉट ऑफ समथिंग। जैसे आपने सुना होगा ना अलॉट, अलॉट मतलब बहुत सारा। अलॉट को ही अ नंबर बोला जा सकता है काउंटेबल चीजों के लिए। तो अ नंबर ऑफ जो है एक एडजेक्टिव है, इसकी खुद की कोई वर्ब नहीं होती। समझ पा रहे हो? इसके बाद की वर्ब इसके बाद वाला नाउन डिसाइड करता है। द नंबर में ऐसा नहीं होता, द नंबर एक नाउन है क्योंकि आंकड़े की बात करता है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, क्वेश्चंस कैसे आप एक्सपेक्ट करें। द नंबर ऑफ गर्ल्स लिविंग स्कूल्स इज या आर राइजिंग। जो आंकड़ा है लड़कियों का, गर्ल का, जो स्कूल छोड़ रही हैं या स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही हैं, वो बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, क्या आंकड़ा बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है। क्या दिक्कत है आंकड़े के बढ़ने में? तो द नंबर की वर्ब जो है ना वो इज होगी। आंकड़ा जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इज लेगा, हैज लेगा, वॉज लेगा, जो भी लगाओगे सिंगुलर लगाओगे, द नंबर। लेकिन ध्यान ये रखना है, आंकड़ा है लड़कियों का। एक लड़की होती और स्कूल से छोड़ दिया होता उसने, तो फिर आंकड़े की बात ही नहीं थी। आंकड़ा तो तभी यूज करोगे ना, लड़कियों की तादाद, तादाद तो तभी यूज करोगे जब बहुत सारी होंगी। तो द नंबर के बाद में नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। तो ये लॉजिक आपको समझना है, ठीक है। आंकड़ा किसका है? लड़कियों का। और आंकड़ा क्या कर रहा है? आंकड़ा बढ़ रहा है। द नंबर इज राइजिंग द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आ जाओ अ नंबर पे। देखो, बीच में कभी ह्यूज भी लगा होगा, कभी ग्रेट लगा होगा, कभी हाई लगा होगा, कभी लार्ज लगा होगा, लेकिन ये फ्रेज क्या है? अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब है अ लॉट ऑफ, बहुत सारी। तो मैं कह रहा हूं अ ह्यूज नंबर ऑफ, बहुत सारी गर्ल या गर्ल्स हैव ड्रॉप्ड या हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं बहुत सारी लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुकी हैं। क्या नंबर ड्रॉप आउट कर सकता है स्कूल से? क्या नंबर तादाद जो है स्कूल छोड़ सकती है? लड़कियां स्कूल छोड़ सकती हैं। देखो, नंबर बढ़ सकता है, नंबर घट सकता है, लेकिन नंबर स्कूल नहीं छोड़ सकता। लॉजिकली समझो। तो अ नंबर जो है ना वो स्कूल छोड़ने की बात नहीं कर रहा। अ नंबर एक एडजेक्टिव है, स्कूल लड़कियां छोड़ेंगी, सब्जेक्ट बनेगा लड़कियां। तो अ नंबर के बाद में भी प्लूरल नाउन लिखें, क्योंकि तादाद लड़कियों की है, बहुत सारी हैं, तभी अ नंबर लिखा है। और साथ में इनकी वर्ब हमेशा प्लूरल लिखें। तो ये कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली समझा दिया। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ दोनों अपने बाद प्लूरल नाउन लेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे, लेकिन अ नंबर ऑफ अपनी वर्ब प्लूरल लेगा, द नंबर अपनी वर्ब सिंगुलर लेगा। एक बार इसको रिवाइड कर लेना, 5 मिनट की जो मैंने आपको समझाया अच्छे से आपको दिमाग में बैठना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको लास्ट में। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ लेक इन दिस एरिया इज फ्रोजन। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है या बहुत बड़ी सारी लेक्स हैं इस एरिया में जो फ्रोजन है या जमी हुई हैं। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कमेंट्स में डालना, सही गलत आपको फीडबैक देंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से रीडिंग दो इसको, शुरू कर लें। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट सेवरल वोटर्स हैव बीन wrongly identified as dead or had not been enumerated despite having valid voter IDs and proof of residence across areas। अब इससे और भी बात पता लगी। रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं, हमें इंडिकेट करती हैं कि बहुत सारे वोटर्स हैं इन 65 लाख में जो गलत तरीके से आइडेंटिफाई किए गए हैं मृत व्यक्ति के तौर पे एज डेड, या फिर उनको एन्यूमरेट नहीं किया गया, इस टेबल में, इस लिस्ट में नहीं लिया गया, बावजूद उनके वोटर कार्ड होने के जो वैलिड था और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होने के, और ये हर एरिया में ऐसा हुआ है। तो आप जिंदा हो, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, घर का एड्रेस है, तो भी आपका लिस्ट में नाम नहीं है, रिपोर्ट से पता लगा। रिपोर्ट्स की वर्ब है इंडिकेट, वोटर्स की वर्ब है हैव बीन आइडेंटिफाइड पैसिव वॉइस में, हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनको पहचाना गया है। दूसरी वर्ब है हैड नॉट बीन इन्यूमरेटेड, इनको नंबर फॉर्म में नहीं लिखा गया या साफ शब्दों में टेबल में इनका नाम नहीं डाला गया, इन्यूमरेट नहीं किया गया, डिस्पाइट आप समझते हैं बावजूद। कह रहे द कोर्ट्स इंटरवेंशन नाउ प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल वे। देखो सेंटेंस लंबा है और 2 डैश लगे हुए हैं, दोनों डैश के बीच का छोड़ दो, जो लिखा हो उसको मत पढ़ो, बाद में पढ़ना। कह रहा है द कोर्ट्स इंटरवेंशन नाउ प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल वे फॉर सच वोटर्स टू एड्रेस देयर अनॉमलस सिचुएशंस।
कह रहा है कोर्ट का जो ये बीच बचाव है ना, इस दखल अंदाजी इस पूरे मामले में, अब वो प्रोवाइड करता है, देता है एक मीनिंगफुल या सार्थक तरीका इन सभी वोटर्स के लिए, ताकि वो एड्रेस करवा सकें अपने डाउट्स को, अपनी सिचुएशंस को जो अनॉमलस हैं, जो एबनॉर्मल हैं। भाई आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पहचान कार्ड है, सब कुछ है, पर वोट लिस्ट में नाम नहीं है, तो अनॉमलस सिचुएशन है ना, अनॉमली से भरी हुई सिचुएशन है। तो कोर्ट के बीच बचाव से इन सबको मौका मिल गया कि वो अपनी बात की सुनवाई करवा पाएंगे। अब बीच में क्या लिखा हुआ ये भी पढ़ लो। द ECI डेडलाइन ऑफ September 1 टू कंप्लीट द फाइलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस इज नियर। जो ECI की डेडलाइन है, लास्ट डेट है 1 सितंबर की, कि लोग कंप्लीट करें फाइल करने को, दाखिल करने को अपने क्लेम, दावों को और अपने ऑब्जेक्शन को, विरोध को, वो भी बड़ी नियर है, नज़दीक है। ये स्ट्रक्चर है इसकी। इंटरवेंशन की वर्ब है प्रोवाइड्स। इंटरवेंशन हमें देती है, क्या देती है? तरीका देती है वोटर्स को बात अपनी सुनवाई कराएं। डेडलाइन की वर्ब है अनॉमली, नाउन है, अनॉमलस एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जो चीज़ लीक से हटके हो, थोड़ी अलग हो, डिफरेंट हो, अनॉमली और अनॉमलस कहलाती है, नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में। कह रहे द कोर्ट विल कंटिन्यू टू हियर द केस ऑन द SIR। कह रहे दूसरी तरफ कोर्ट जो है ना, वो जारी रखेगा हियर करना, सुनवाई करना इस पूरे केस की, जो SIR करवाने पे लगा हुआ है। भाई SIR में क्या मिला, उस पर तो केस चल ही रहा है, 65 लाख लोग गायब हैं। एक केस ये भी चल रहा है कि SIR क्यों करवाई, तो कोर्ट जो है उस केस को भी सुनता रहेगा। कह रहा है विच हैज़ अदर प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स टू इट। कह रहा है ये वो केस है जिसमें कई दूसरे प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है इस चीज़ के अंदर। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्सरसाइज इटसेल्फ कंडक्टेड आफ्टर द ECIs ऑन समरी रिवीजन इन जनवरी रिमेन्स टू बी एडजुडिकेटेड। कह रहा है जो संवैधानिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, सही होने की क्वालिटी है इस पूरी कार्रवाई की, SIR नाम की एक्सरसाइज की। कह रहा है और जो करवाई गई है ECI की खुद के समरी रिवीजन के द्वारा, जो जनवरी में हुआ था, तो ऑलरेडी एक ऐसी कार्रवाई इसे कर चुका था जनवरी में, फिर से इसने है ना SIR करवाया। कह रहा है इसकी संवैधानिकता जो है ना, वो भी अभी रिमेन्स है कि वो एडजुडिकेट हो, उस पर कोई बीच बचाव पंचायती हो या फैसला कोर्ट का आए। एडजुडिकेट करना, बीच बचाव करके फैसला देना, एडजुडिकेशन देना, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे भी एडजुडिकेशन आना बाकी है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की वर्ब है रिमेन्स, ठीक है ना, इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है। समरी रिवीजन यानी बस SIR जैसा ही एक और एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन को करना होता है, जनवरी में वो कर भी चुके हैं। अब ये जो इजी वाले ना, फास्ट प्रोसेस करना सीखो। छोटा सा पैराग्राफ है, मीनिंग निकालो इसका फटाफट। Correct. Also, the ECI still insists that enumerated voters in the draft roll are vetted by election registration offices based on the availability of one of 11 indicative documents. कह रहा है एक और समस्या है, साथ ही साथ ECI इस बात पे इंसिस्ट करता है, जिद करता है, जोर देके कहता है। इंसिस्ट करना मतलब जिद पकड़ लेना कि यही करना है। ECI की ये भी जिद है कि जो इन्यूमरेटेड वोटर्स हैं, जो नाम, जिन वोटर्स का नंबर, नाम जो है लिस्ट में आ गया है ड्राफ्ट रोल के अंदर, वो भी वेट किए जाएं, उनकी भी जांच हो, स्क्रूटनी हो, और किसके द्वारा? इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा। और किसके आधार पे हो? ये हो आधार पे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी के, उपलब्धता के 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की। इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट मतलब जिनके इंडिकेशन दिए गए हैं, जिनके नाम सजेस्ट किए गए हैं। तो ECI की जिद है कि जिनके नाम हमने डाल दिए ना, भाई 65 लाख तो डले ही नहीं, जो डल गए 7.5 करोड़, उनके नाम भी फिर से हम जो है जांच करके देखेंगे कि उनके पास इन 11 में से वो डॉक्यूमेंट, कोई एक डॉक्यूमेंट है या नहीं। अब ये 11 डॉक्यूमेंट कौन से हैं वो तो नहीं बताया। कह रहा है विच डू नॉट इंक्लूड द मोर यूनिवर्सली अवेलेबल आधार और राशन कार्ड। कह रहा है इनमें दो जो यूनिवर्सली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है वो इंक्लूड नहीं होते, एक तो आधार कार्ड और राशन कार्ड। है ना, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, वीज़ा वजा होगा कुछ, तो ऐसे 11 डॉक्यूमेंट है। इसमें जो बेसिक 2 डॉक्यूमेंट है वो 11 जो है शामिल नहीं होते, मतलब ECI इनको नहीं मानता। तो ये तीसरा मामला है इनकी पूरी एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ। ECI की वर्ब है इंसिस्ट, वोटर्स की वर्ब है आर वेटेड, वेट करना, स्क्रूटनी करना, जांच करना, एग्जामिनेशन करना। विच आया 11 डॉक्यूमेंट्स के लिए, वर्ब है इनकी डू नॉट इंक्लूड, ये 11 इंक्लूड नहीं करते हैं आधार को और राशन कार्ड को। यूनिवर्सली अवेलेबल यानी हर जगह अवेलेबल, कितना भी गरीब, कितना भी अमीर आदमी हो, आधार कार्ड जरूर शायद उसका बना होगा। कह रहा जी विद द कोर्ट
ordering the ECI to allow excluded citizens to file objections with their Aadhaar card and having nudged it to accept this document in 2 previous hearings. The ECI must now include the Aadhaar card as an identity document also. कह रहा है अब इस घटना के साथ ही कोर्ट के ऑर्डर कर देने के साथ ही ECI को कि ये अलाउ करे या परमिशन दे लिस्ट से बाहर निकले हुए सिटीजन्स को कि वो अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें आधार कार्ड के जरिए, और कोर्ट के द्वारा नज किए जाने के बावजूद, नज का मतलब होता है धकेलना, पुश करना, किसी को कोई काम करने के लिए कोनी मार के कहना कि कर, कह रहा, और कोर्ट के द्वारा नज किए जाने के बाद में कि ये एक्सेप्ट करे इस डॉक्यूमेंट को, आधार को, पुरानी वाली 2 हियरिंग्स में भी जो पहले हुई हैं वहां भी जो आधार लाया था उसकी बात भी मान लेना। कह रहा है इस घटना के साथ ही ना अब ECI को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए कम से कम आधार कार्ड को एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस जो है एक एडवर्बियल फ्रेज है। इस घटना के साथ ही ECI को जिद छोड़ देनी चाहिए। घटना क्या है? कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आधार को सही मान लो, और जो पहले हियरिंग हुई थी वहां भी आधार जो लाया था उसको भी बात मान लेना, तो अब आगे जाकर के आधार जो है वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए। ऐसा सेंटेंस बना हुआ है। ECI की वर्ब है मस्ट इंक्लूड, नज करना, मैंने आपको बताया था, किसी को पुश करना। चलिए लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको देख लो, बड़ा अच्छा है, ये वोकैब का भरा हुआ है। शुरू करें इसको, खुद से पढ़ना, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से पढ़ना इसको। द कोर्ट्स ऑर्डर ऑल्सो शाइन्स लाइट ऑन द ECI's यूज ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट मीन्स टू कंडक्ट द SIR। कह रहा है लास्ट में कोर्ट का ऑर्डर जो है शाइन करता है लाइट को, या हाईलाइट करता है या दिखाता है, शाइन हाईलाइट करना, हाईलाइट करना, इलेक्शन कमीशन के इस्तेमाल पर, और जो है ऐसे मीन्स का, टूल्स का, जरियों का SIR करवाने के जो नॉन ट्रांसपेरेंट है, जो पूरे तरीके से पारदर्शी नहीं है। तो कोर्ट के ऑर्डर से ये भी पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन काम तो कर रहा है लेकिन कैसे करता है वो नहीं बताता, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से। अब कैसे? कह रहा है इट हैज़ मेड इट ऑनरस फॉर द सिविल सोसाइटी टू पास द इलेक्टोरल रोल्स एंड इट कंटिन्यूज टू यूज दैट प्लॉय इवन नाउ बाय रिफ्यूजिंग टू पुट अप द फुल लिस्ट ऑफ दोज एक्सक्लूडेड एंड द रीजन्स इन वन प्लेस। कह रहा है ECI एक चालाकी करता है इसके हिसाब से, है ना, इसने बड़ा मुश्किल बना दिया है, ऑनरस बना दिया है, बर्डनसम बना दिया है। इट आया ECI के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए ऑनरस होता है बड़ा बर्डनसम, ऐसा काम बड़ा बोझ डाल दे आप पे, तो इसने बड़ा बोझिल सा काम बना दिया है सिविल सोसाइटी के लिए, आपके या मेरे लिए या आम आदमी के लिए, कि हम इलेक्टोरल रोल्स को खुद पार्स करें, उनको खुद घर बैठ के ना एनालाइज करें, दिमाग सारा काम धंधा छोड़ के इलेक्टोरल रोल को पढ़ें हम। और ये ना आज भी जारी है ECI यूज करना इसी पैतरे को, इसी प्लॉय को। और वो कैसे? ये जब रिफ्यूज कर देता है कि मैं तो पुटअप नहीं करूंगा, पब्लिश नहीं करूंगा एक अकेली या पूरी लिस्ट उन सभी लोगों की जो एक्सक्लूड हुए हैं, और उनके सामने उनके रीजन्स एक जगह पे, वन प्लेस, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इलेक्टोरल रोल आ रही हैं, 5000 लोगों का नाम डाल दिया, फिर 10,000 लोगों का नाम बता दिया, इनको निकाला था, इनको निकाला था। तो ये प्लॉय को यूज करता है ECI, साफ शब्दों में पूरी लिस्ट नहीं देता आपको। आप क्या करोगे? लिस्ट इकट्ठी करोगे, फिर कंबाइन करोगे, प्रिंट निकालोगे, फिर घर बैठोगे 20 आदमी और लिस्ट को पढ़ोगे, फिर देखोगे आप, है ना, एक एक आदमी को आप चेक करोगे। तो ये बड़ा बोझल सा काम बना रहा है आम आदमी के लिए ECI, खुद काम करके साफ तरीके से नहीं देता। चलिए ऑर्डर की वो है शाइन्स, शाइन अ लाइट, देखना समझ गए होंगे आप। इट आया ECI के लिए, हैज़ मेड इट ऑनरस, ऑनरस यानी बोझल, पार्स करना, एनालाइज करना, ब्रेक करना। इट आया ECI के लिए, इट कंटिन्यूज टू यूज दैट प्लॉय, प्लॉय, मैकेनिशन, कबाल, याद है ना, पैतरेबाजी, मैन्यूवर, टैक्टिक। पुटअप करना, किसी चीज़ को पब्लिश करना। पुटअप याद रखें फ्रेजल वर्ब होती है, पब्लिश करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे बिल्डिंग खड़ी कर दी तो पुटअप है बिल्डिंग, होर्डिंग लगा दिया तो पुटअप है होर्डिंग, समझ गए ना, कोई चीज़ अखबार में छाप दी तो पुटअप एन एडवर्टीजमेंट। लेकिन ये फ्रेजल वर्ब दूसरी फ्रेजल वर्ब से कंफ्यूज मत करना, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को सहना, टॉलरेट करना। आई कैन नॉट पुट अप विद यू, मैं आपको और नहीं सह सकता, समझ गए, दोनों अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं, पुट अप और पुट अप विद। यहाँ पे पुट अप का इस्तेमाल हुआ है। कह रहा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हैज बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस। कह रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ना, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार, द राइट टू वोट। कह रहा है जी हर आदमी को जो वोट देने का अधिकार है 18 के बाद,
वो रहा है एक फाउंडेशन, आधार या कॉर्नरस्टोन हमारे देश की लोकशाही का, डेमोक्रेसी का। और कब से? जब से देश आज़ाद हुआ, सिंस इंडिपेंडेंस। कह रहा है द अपकमिंग हियरिंग्स इन द केस and the ECI's elections in rectifying its role in Bihar's SIR process will go a long way in assuaging the serious concerns। कह रहे जो अपकमिंग हियरिंग्स होंगी इस केस में, आने वाले टाइम में जो सुनवाई होगी इस केस की कोर्ट में, और जो ECI के एक्शन होंगे रेक्टिफाई करने में, सुधार लाने में अपनी भूमिका का बिहार की SIR की प्रोसेस के अंदर, कह रहे ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत आगे जाएंगी। विल गो अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे करना यानी बहुत लंबी दौड़ तक, लंबे वक्त तक जो है काम में आना। तो ये दोनों चीज़ें बहुत लंबे वक्त तक काम में आएंगी, आगे तक जाएंगी। एस्यूएज करने में, नरम बनाने में बहुत गंभीर कंसर्न्स या चिंताओं को, और वो चिंताएं हैं अबाउट लगा बता रहा है वोटर एनरोलमेंट को, प्रोसेस को लेकर के भारत में आजकल। ठीक है, तो इनसे आगे जाने वाले मामले में और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। चुनाव तो और जगह भी होंगे। चलिए, हियरिंग्स की वर्ब है और एक्शंस की वर्ब है विल गो। एस्यूएज करना, नरम बनाना, एम्यूलरेट करना, पेसिफाई, मोलिफाई, दर्द को कम करना, किसी जगह पे मलहम लगाना कहलाता है एस्यूएज करना। तो कंसर्न्स को एस्यूएज करेंगे यानी चिंताओं को कम करेंगे। ज़्यादा फास्ट तो नहीं चला गया मैं लास्ट में? क्लास लंबी हो रही थी इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट प्रोसेस करना होता है। यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ना स्पीड का, कम ज़्यादा कर सकते हो आप। अब एक अपना फटाफट देख लो, वोकैब कॉन्सेप्ट है अडल्ट फ्रेंचाइज और अडल्ट सफरेज, दोनों का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, फ्रेंचाइज का मतलब ही होता है वोट देने का अधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब अडल्ट लोगों को वोट देने का अधिकार। याद रखें ये फ्रेज हैं दोनों। एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार देना, और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार ले लेना। जैसे महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था यूएस में, काले ब्लैक लोगों को नहीं था, बाद में जाके मिला तो उनको एनफ्रेंचाइजमेंट किया गया, है ना। जब उनसे वापस ले लिया गया तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। चलिए, सेफोलॉजी क्या होती है? इलेक्शन ट्रेंड्स की स्टडी को बोलते हैं सेफोलॉजी। ये एक साइंस है, जो ये काम करता है वो सेफोलॉजिस्ट होता है। तो ये वन वर्ड याद रखें। लास्ट में प्लेबिसाइड और रेफरेंडम दोनों का मतलब होता है जनमत संग्रह। किसी मामले पे जब आम आदमी से वोटिंग करवाई जाती है, समझ गए ना, तो ऐसे मामलों पे वोटिंग को जो स्पेशल वोटिंग जो होती है ना, इसको बोलते हैं प्लेबिसाइड या रेफरेंडम। तो ये 4 वन वर्ड्स हैं भाई, 4-5 हैं, देख लेना, जरूर से याद रखना, इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इनका, जहां समझ ना आए रिवाइज कर लिया करो क्लास को। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, फिर भी कुछ रह जाए तो आपके सजेशन मोस्ट वेलकम है। कुछ क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए, फटाफट इनको सॉल्व करना है। ऑथर जो है औरतों के ज़्यादा लिस्ट में निकले होने का, एक्सक्लूड होने के पीछे को अनोमली क्यों बताता है? ऑथर के हिसाब से औरतें जो है 65 लाख में औरतें ज़्यादा हैं, तो ये बात असाधारण क्यों है? बहुत आसान है, हिंदी में मैंने बता दिया, अब तो इजी है भाई। जब आदमियों की डेथ रेट ज़्यादा है और मजदूरी करने आदमी ही बाहर जाता है बिहार से, तो फिर आदमी ही ज़्यादा होने चाहिए ना लिस्ट में जो बाहर निकली हैं। 65 लाख में से 50 लाख तो आदमी होने चाहिए, 15 लाख औरतें होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन 65 में से 32 औरतें हैं, 25 आदमी हैं। तो ये जो है ना, ये इसलिए बोला गया क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं आदमी माइग्रेट ज़्यादा करते हैं और डेथ रेट ज़्यादा होती है। डी आंसर बनेगा, ये इसलिए अनोमली की वजह है। चलिए, इस पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हो, निष्कर्ष निकाल सकते हो ईसीआई की अनिच्छा को लेकर के या हेजिटेशन को लेकर के, जो फुल लिस्ट को पब्लिश करने को लेकर के। ईसीआई जानबूझ करके क्यों नहीं देता है फुल लिस्ट? इसलिए नहीं देता है क्योंकि लिस्ट आएगी तो उसका 2 दिन में पोस्टमार्टम हो जाएगा। हर आदमी जो है एनजीओ उसको पढ़ के उसकी रिपोर्ट छाप देगा। तो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, सोची समझी कोशिश है इलेक्शन कमीशन की कि स्क्रूटनी या जांच से बचा जाए सभ्य समाज के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा। पूरी लिस्ट ही मत दो इनको। सेकंड का आंसर है बी। चलो, बीच के क्वेश्चंस खुद से कर लोगे। शॉट इन द आर्म क्या होता है? अडल्ट सफरेज, अडल्ट फ्रेंचाइज, याद है ना। पुट अप विद करना क्या होता है? और इलेक्शन के ट्रेंड्स को स्टडी करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो चारों आपको करवाए थे। कॉमन एरर्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं इसमें एरर्स के। एक दैट की वजह से मिलेगा, दूसरा द नंबर ऑफ की वजह से मिलेगा, और तीसरा अ नंबर ऑफ की वजह से मिलेगा। तीनों एरर्स ढूंढनी है आपको। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए हैं, वहाँ से चेक कर लेना। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। कल आपसे मुलाकात होगी कल की क्लास में। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।